Welcome back to Nainsru classes and this is Naishri. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं 27 ऑफ अगस्त का करंट अफेयर्स। बट करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिमाइंड करा दूँ कि आज डेट है 27 ऑफ अगस्त। तो ये मेरा बर्थडे नहीं है 27 ऑफ अगस्त को, मैंने इसलिए रिमाइंड किया है ताकि आपको यहाँ पर आइडिया लगे कि अब आपके पास पेट एग्ज़ाम के लिए कितना समय रह गया है और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को करें। हर रोज़ मैं आपको डेट रिमाइंड करवाऊँगी ताकि आपको समझ लगे कि कितना आपके पास समय रह गया है और जितने दिन आपके पास बचे हुए हैं उन दिनों को आप यूटिलाइज़ करें। पहला क्वेश्चन है आपसे, अगस्त 2022 में किस देश ने 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए भारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार मैं इसको इंग्लिश में बोल देती हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन आपसे है, विच कंट्री हैज़ साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंडिया फॉर 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स इन अगस्त 2022? ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। जब भी आपसे हस्ताक्षर कहा जाए, अनुबंध पर हस्ताक्षर, तो आप कॉन्ट्रैक्ट समझिएगा। ठीक है, आपको सिंपल सा ये बताना है कि भारत ने किस देश के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए। एक तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि भारत और आपका कौन सा कंट्री है, तो आपको पता चल गया बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश ने किस चीज़ के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत ने जो है बांग्लादेश के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में। सबसे पहले बांग्लादेश के बारे में आपको ये याद रखनी है इनकी कैपिटल कहाँ पर है। तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है। एंड अगर हम इनकी करेंसी की बात करें, करेंसी यानी कि मुद्रा, इनकी करेंसी है टका। क्या है? टका। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है आपसे, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस एक को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? पहला तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर एक ये जगह बताना है, उस स्थान का नाम बताना है जिसको आपकी यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर विल बी कन्नौज। कन्नौज को जो है आपकी यूपी गवर्नमेंट ने एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। एंड इस पहल के तहत आपके सरकार जो है, यूपी गवर्नमेंट की बात की जा रही है, यूपी गवर्नमेंट दिसंबर 2022 में कन्नौज में एक अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेले का आयोजन करेगी। किसका? अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेले का। आपको ये पता होगा कि कन्नौज इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर व्हाट? परफ्यूम। इत्र को क्या कहते हैं? परफ्यूम कहते हैं। सभी लोग यूज़ करते होंगे। तो आपके कन्नौज में इत्र मेले का जो आयोजन किया जाएगा वो इसी पहल के तहत किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में इसको हमें विकसित करना है। ओके। एंड कन्नौज का जो इत्र है ना, वो सरकार की एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत जो है आपका आता है। एक जिला एक उत्पाद को ओडीओपी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप ओडीओपी कह सकते हैं। ओडीओपी यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अभी मैं लिखवा दूंगी, बस आपको समझना है। ओडीओपी का मतलब होता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ओके। आइए नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जानना था कि आपका कौन सा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। आपको यहाँ पर याद रखना है कन्नौज। अब कन्नौज के बारे में जो मैंने आपसे कहा था कि इस पहल के तहत आपका क्या किया जाएगा, यहाँ पर इत्र मेले का आयोजन किया जाएगा। आपको यही लिखना है, इस पहल के तहत सरकार दिसंबर 2022 में कन्नौज में, कहाँ पर? कन्नौज में, क्योंकि कन्नौज को विकसित किया जाएगा ना। कन्नौज में एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल। ओके। अंतर्राष्ट्रीय अत्र नहीं, इत्र होता है। ठीक है, इत्र मेले का आयोजन करेगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट विल बी कन्नौज का इत्र। जो कन्नौज का इत्र है ना आपका, वो कन्नौज का इत्र हमारा एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत आता है, यानी कि ओडीओपी के तहत आता है। ठीक। आपको यही लिखना है, कन्नौज का इत्र यानी कि परफ्यूम। अभी आपको बताया ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इत्र क्या है कि एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत आता है।
अब यहाँ पर थोड़ा सा ODOP के बारे में जान लेते हैं। ODOP, पहला तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। हिंदी में तो आपको देखिए पता चल गया, एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। देखिए ODOP के बारे में कुछ चीज़ें ही आपको जाननी है। सबसे पहला तो जो महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा, वो ये है कि ये जो आपकी योजना है ये कब शुरू की गई थी और किसके द्वारा शुरू की गई थी। आंसर विल बी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। एंड कब इसको लॉन्च किया गया, तो इसकी लॉन्च की तारीख आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये लॉन्च की तारीख है आपकी 24 जनवरी। अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं 24 जनवरी तो कोई बात नहीं, आपको बस 24 याद रख लेना है, ठीक। सॉरी, आपको सिर्फ जनवरी याद रख लेना है, आपको सिर्फ जनवरी याद रखना है और आपका 2018 आपको याद रखना है, जनवरी 2018, खाली इतना याद रख लीजिएगा। 24 भूल भी जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है, ठीक। बस आप इतना याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है इसीलिए आपको बताया जा रहा है। अगर हम बात करें विभाग की, तो विभाग है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग। और यहाँ पर ODOP की आपको एम्बेसडर याद रखना है। सो ODOP की जो एम्बेसडर हैं वो कंगना रनौट हैं। कौन है? कंगना रनौट, ठीक। सो याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है। ODOP की जो आपकी एम्बेसडर हैं कंगना रनौट हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं यूपी के बारे में, बिकॉज यूपी का क्वेश्चन था। सो यूपी के बारे में सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है कि यूपी को राज्य का दर्जा कब दिया गया। राज्य का दर्जा, आप यूपी के नागरिक हैं तो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो हम सभी भारत के नागरिक हैं, हम सो सॉरी, बट यहाँ पर कहने से मतलब ये था कि आप यूपी में निवास करते तो आपको यूपी के बारे में इतना पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो 24 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा दिया गया था यूपी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर। कितने? 75 आपका जिले हैं। जिले यानी कि डिस्ट्रिक्ट आप समझ लीजिएगा। अगर हम बात करें आपकी कैपिटल की, तो यूपी की कैपिटल कहाँ पर है? कैपिटल है आपकी लखनऊ। कहाँ पर है? लखनऊ में। और अगर हम बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री जी की, तो आप सभी को पता होगा यहाँ के CM है हमारे योगी आदित्यनाथ जी। एंड अगर हम बात करें यहाँ की गवर्नर की, तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ठीक। याद रखना है आपको इतनी चीज़ें। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट। अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला तो आपको ये याद रखना है कि ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज DRDO से रिलेटेड है। किससे? DRDO से। कल में ही आपको मैंने DRDO के बारे में चीज़ें बताई हुई हैं। सो DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर समीर V कामत को जो है आपका नियुक्त किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पहला तो याद रखना है कि ये महत्वपूर्ण है। दूसरा याद रखना है कि ये DRDO जो है आपके, इनके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर समीर V कामत, ठीक। DRDO यानी कि द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको कल ही बताया हुआ है, बट यहाँ पर आपको फिर से चीज़ें याद रखनी है DRDO के बारे में, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहला फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए DRDO का। हिंदी में आप याद रख लेंगे, इंग्लिश में भी आपको याद रखना होगा। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कहीं पर आपको Z भी लिखा देता होगा ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पर आपको S लिखा हुआ दिखाई देता होगा। सो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो DRDO का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जो कि आपके सामने लिखा गया है। अगर हम बात करें कि DRDO आपकी कब इनकी स्थापना की गई, सो आपको यहाँ पर याद रखना है कि DRDO आपकी फाउंडेड हुई थी आपके 1958 में, ठीक है, 1958 में। अगर हम बात करें इनके हेडक्वार्टर्स की, सो इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? ND यानी कि न्यू दिल्ली में है। इतना बस आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इनका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य, सो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो आपको यहाँ पर याद रखना है इनका आदर्श वाक्य है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ठीक है। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ठीक। इतना आपको याद रखना है। सो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, अगस्त 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने
भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक, तो आपसे ये पूछा गया है IMF। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आपको यहाँ पर बताना है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन अगस्त 2022। ठीक, सो यहाँ पर आपको याद रखना है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को, बिकॉज कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को IMF के भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में आपका चुना गया है, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इनका टेन्योर यानी कि कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा? तो इनका कार्यकाल आपका 3 ईयर्स का रहने वाला है, आपको इतना भी याद होना चाहिए। ये किसका स्थान लेंगे ये भी आपसे पूछा जाता है, पहले ध्यान से सुनिएगा और फिर अपने हिसाब से नोट करिएगा, बिकॉज अब नोट करने की जो टेक्निक है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत सारी वीडियोज़ में। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस टेक्निक को समझें और उस हिसाब से चीज़ों को नोट करें। तो ये किसका स्थान लेने वाले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपका स्थान लेने वाले हैं सुरजीत भल्ला का। किसका? सुरजीत भल्ला का। सुरजीत भल्ला किसका? सुरजीत भल्ला का ये स्थान लेने वाले हैं, महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अगर हम बात करें IMF की यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो सबसे पहले तो आपको इनका फुल फॉर्म याद रखना है। क्या है इनका फुल फॉर्म? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिन्हें आप हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, इंग्लिश में भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि ये आपके कब फाउंड किए गए थे, तो सबसे पहला तो आपको स्थापना याद रखना है। इनकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना आपकी 1944 में हुई थी। ठीक, कहाँ पर हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीतियों की सुरक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एंड आपको एक और चीज़ याद रखना है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनकी हेडक्वार्टर। तो इनकी हेडक्वार्टर है आपके वॉशिंगटन DC में। कहाँ पर है? इनकी हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। कहाँ पर? US में, US। और आपको नेक्स्ट चीज़ जो याद रखनी है वो है इनकी प्रबंध निदेशक। कौन? प्रबंध निदेशक, जो कि बहुत बार आपने चर्चाओं में सुने ही होंगे। प्रबंध निदेशक मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ। तो इनकी प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अगर नहीं याद है तो लिख लीजिएगा इनको भी, जॉर्जीवा लिखा हुआ है। और आपको एक और व्यक्ति याद रखना है जो कि हैं आपके प्रथम उप प्रबंध निदेशक। प्रथम है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका न्यू अपॉइंटमेंट था और अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको जब बताया था न्यू अपॉइंटमेंट्स में, तो वहाँ पर बताया गया था आपको हालांकि, लेकिन फिर से आपको नोट करना है यहाँ पर कि प्रथम उप प्रबंध निदेशक जो हैं वो कौन है? तो प्रथम उप प्रबंध निदेशक IMF की, किसकी? IMF के बारे में ही बात की जा रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात की जा रही है। तो गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ हैं, गोपीनाथ। मुख्य अर्थशास्त्री, IMF के मुख्य अर्थशास्त्री मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य अर्थशास्त्री भी आपको याद रखना है। शास्त्री कौन है? तो ये हैं आपके पियरे ओलिवियर गौरीचास। ठीक, पियरे ओलिवियर, इतना आपको याद रखना है। मैंने जो चीज़ें बताई हुई हैं मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसअप हो चुका है। सबसे पहला आपको याद रखना है, अगस्त 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको ये बताया है कि इनका कार्यकाल 3 ईयर का होगा। इन्होंने जो स्थान लिया है वो किसका लिया है? सो आपको याद रखना है सुरजीत भल्ला का स्थान लिया है। IMF पर आते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। इनकी स्थापना 1944 में की गई थी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, US में है। प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। प्रथम उप प्रबंध निदेशक जो है आपकी गीता गोपीनाथ है। कौन है? गीता गोपीनाथ। मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ लगी। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, शरणार्थियों को स्वीकार करने के प्रयासों के लिए 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके जो शरणार्थी हैं, शरणार्थी यानी कि रेफ्यूजीज़। कौन? रेफ्यूजीज़, याद रखिएगा, रेफ्यूजीज़ की बात की जा रही। तो इन रेफ्यूजीज़ को स्वीकार करने के प्रयासों के लिए 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है एंजेला मर्केल। किसको? एंजेला मर्केल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन है एंजेला मर्केल? इनका नाम सुना होगा, करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते हैं। तो ये आपकी पूर्व जर्मन चांसलर हैं। कौन है? पूर्व जर्मन
चांसलर हैं एंजेला मर्केल, और इनको ही आपकी 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें 2015 की, तो 2015 में जो एंजेला मर्केल हैं, इन्होंने जर्मनी में, कहाँ पर, जर्मनी में 1.2 मिलियन, कितने, 1.2 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को जो है आप शरण दी थी। तो ये आपको याद रखना है कि एंजेला मर्केल ने 2015 में जर्मनी में, कहाँ पर, जर्मनी में 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों को शरण दी थी। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि पहला खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट 27 अगस्त 2022 में शुरू होने जा रहा है। यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित की जाएगी? सो यहाँ पर आपको याद रखना है नई दिल्ली। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट, ये जूडो टूर्नामेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप जूडो जोड़ लीजिएगा, जूडो। तो आपकी पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, नई दिल्ली में शुरू होगा, ये आपको याद रखना है। डेट आपको याद नहीं रखनी है। दिल्ली में ये कहाँ पर आयोजित की जाएंगे, किस स्टेडियम में, बस यही खाली महत्वपूर्ण होता है। तो न्यू दिल्ली में ये जो है आपके के.डी. जाधव इंडोर स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे। कहाँ पर, के.डी. जाधव इंडोर स्टेडियम, के.डी. जाधव इंडोर स्टेडियम, यहाँ पर ये आपके आयोजित किए जाएंगे। खाली इतना ही याद रखना है आप लोगों को। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि 25 अगस्त 2022 को 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज ये आपका एकदम ट्रेडिशनल सा क्वेश्चन है कि मतलब हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो आपके 31वां, सबसे पहला तो ये आपको याद रखना है कि 31वां व्यास सम्मान है। ये कौन सा सम्मान है? 31वां व्यास सम्मान है। तो 31वें व्यास सम्मान से डॉक्टर असगर बजाहत को आपका जो है सम्मानित किया गया है। डॉक्टर असगर बजाहत को। तो यहाँ पर यही आपको याद रखना है, ये डॉक्टर हैं आपके, डॉक्टर असगर बजाहत, ठीक। 31वां व्यास सम्मान इनको दिया गया है। किस लिए? क्योंकि इनका एक नाटक है जो आपको याद रखना ही है, चाहे जो भी हो जाए। इनका एक नाटक है महाबली। कौन सा नाटक है? इनका नाटक है महाबली, जो कि मुगल सम्राट जो आपके अकबर थे, मैंने आपको पढ़ाया है ना अकबर के बारे में। तो ये मुगल सम्राट थे अकबर। तो मुगल सम्राट अकबर और कवि तुलसीदास पर केंद्रित है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है, इनका एक नाटक है महाबली, इसके लिए इनको 31वां व्यास सम्मान दिया गया। खत्म कहानी। अगर हम बात करें व्यास सम्मान की, तो व्यास सम्मान के बारे में आपको कुछ चीज़ें ज़रूर से याद रखनी है। व्यास सम्मान किसके बारे में बात की जा रही है? व्यास सम्मान के बारे में। किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये आपके के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये आपका प्रतिवर्ष दिया जाता है और इसमें 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। 4 लाख रुपए का आपको पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि आपका जो व्यास सम्मान है वो भारत में एक हिंदी साहित्य पुरस्कार है, जिसे पहली बार 1991 में प्रदान किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको पॉइंट के फॉर्म में याद रखना है। व्यास सम्मान भारत में हिंदी साहित्य पुरस्कार साहित्यिक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जिसे पहली बार 1991, कब? 1991 में प्रदान किया गया था, ठीक। 2020 का आपको व्यास सम्मान जो है याद रखना है। 2020 में पाटलिपुत्र की समयाज्ञा के लिए प्रोफेसर शरद पगारी को दिया गया था। किसका? 2020 का किसको दिया गया है? तो आपके प्रोफेसर शरद पगारी को, याद होगा आपको, प्रोफेसर शरद पगारी को दिया गया है पाटलिपुत्र की समयाज्ञा के लिए। किसके लिए? पाटलिपुत्र की समयाज्ञा के लिए। महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, कभी कभी पिछला भी पूछ लिया जाता है। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जून 2022 को समाप्त तिमाही में
बैंक ऋण वृद्धि 6% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार इंग्लिश में बता देती हूँ, सो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन आपसे कि एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक क्रेडिट ग्रोथ हैज़ एक्सेलरेटेड फ्रॉम 6% टू डैश इन द क्वार्टर एंडेड जून 2022। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 14.2%, कितना 14.2%। ठीक, अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1 अप्रैल को की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कहाँ पर, कोलकाता में इनकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर, कोलकाता। और अगर हम बात करें इनकी हेडक्वार्टर की, तो इनकी हेडक्वार्टर है मुंबई। इनकी 25वीं गवर्नर कौन है, तो 25वीं गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक, सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि किस बैंक ने भारत के अन्य हिस्सों में अपने वितरण को मजबूत बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 551 और शाखाएं खोलने की घोषणा की है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। आपको खाली इतना बताना है, बैंक का नाम बताना है जिसने भारत के अन्य हिस्सों में अपने वितरण को मजबूत बनाने के लिए और वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 551 और अन्य शाखाएं खोलने की घोषणा की है। एक बार इंग्लिश में बोल देती हैं, विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड टू ओपन 551 मोर ब्रांचेस। आप समझ गए आप लोग, 551 मोर ब्रांचेस इन द 2022 to 2023 फिजिकल टू मेक इट्स डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्गर इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो आंसर विल बी बंधन बैंक। क्या होगा, बंधन बैंक आपका आंसर होगा। पहला तो इसमें से रिजर्व हटा लीजिएगा क्योंकि ये रिजर्व आपका इधर से आ गया है। ठीक है, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, बंधन बैंक आपका इतना है, खाली बंधन बैंक आपको याद रखना है। अगर हम बात करें बंधन बैंक की, तो आइए थोड़ा सा बंधन बैंक के बारे में जान लेते हैं क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बंधन बैंक के बारे में अभी तक चर्चा नहीं की है। सो बंधन बैंक की स्थापना आपकी हुई थी 2015 में। कब हुई थी, 2015 में। और मोस्टली जो आपके बैंक्स हैं उनके आपने हेडक्वार्टर्स वगैरह देखे होंगे, आपके मुंबई हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मुंबई टिक नहीं करना है। इनका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, तो इनका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में। कहाँ पर है, कोलकाता में। ठीक है, अगर हम बात करें इनके संस्थापक की, तो आपके बंधन बैंक के जो संस्थापक थे वो कौन थे, संस्थापक में आपको याद रखना है चंद्रशेखर घोष। कौन थे, चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष, चंद्रशेखर घोष इनके संस्थापक थे। और अगर हम बात करें सीईओ की, तो यही चंद्रशेखर घोष जी जो हैं आपके सीईओ हैं वर्तमान में। ओके, बस इतना आपको याद रखना है। एंड आई थिंक आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। सो आशा करती हूँ कि आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छा लगता है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।